उत्तराखंड चमोली से मैं हूं राकेश सती और हिम तरंग के विशेष एपिसोड में आप देख रहे हैं 2024 के चुनावों को लेकर के। आज हमारे बीच हैं यहां पर वरिष्ठ पत्रकार संजय कंडारी जी। नारायणबगड़ के मुद्दे हैं, बहुत ही महीनता के साथ क्षेत्र में जाकर के और उनको उठाते रहे हैं और प्रेस क्लब थराली के सचिव भी हैं, श्रमजीवी पत्रकार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं। और कंडारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम चुनाव को लेकर के चलें तो वर्तमान में बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर मानी जाती है। आप किस रूप में देखते हैं? आपने जो महसूस किया होगा फील्ड में जाकर के, आपने जो रिपोर्टिंग की है वहाँ पर आपको क्या लगा? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं आदरणीय सतीश जी, जो आपके द्वारा एक बहुत बड़ी पहल को लेकर कार्य किया जा रहा है। मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करता हूं, आपका और आपके चैनल का। चुनावों की मैं बात करूं तो जहां फील्ड से जो रुझान हमने देखे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, जो मुख्य टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी के अनिल बलूनी और कांग्रेस पार्टी के गणेश गोदियाल के बीच टक्कर मानी जा रही है। और लगातार किसी क्षेत्र में किसी का पल्ला भारी और किसी के क्षेत्र में दूसरे का पल्ला भारी, और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा भी लगातार क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जहाँ तक प्रत्याशियों की बात करें तो दोनों माना जा रहा है कि गोदियाल जी भी जनता के बीच बहुत जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं बलूनी जी भी अपने कार्यों को लेकर के और पार्टी में जो उनके व्यक्तित्व है उनको लेकर के छाए हुए हैं। तो आप इस मामले में क्या कहेंगे? कौन अभी तक पलड़ा जिनका भारी लग रहा है? क्या मोदी लहर इस बार भी काम आएगी? पार्टी प्रत्याशियों की मैं बात करूं तो दोनों पार्टियों ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो कांग्रेस पार्टी हो, जहां तक मेरा विचार है दोनों ने बड़े अच्छे प्रत्याशियों को अपना टिकट दिया है। अनिल बलूनी की बात करें तो वो राज्यसभा सांसद रहे हैं और कई बार उन्होंने हमारे पहाड़ की आवाज़ को संसद में उठाया है। और गणेश गोदियाल की बात करें तो वो तो राठ क्षेत्र के हैं और उनका उधर दबदबा है और जनता के बीच वो रहे हैं। इससे पूर्व भी वो मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे हैं, जनता के बीच आए हैं। उनके कई बार जब इधर महामृत्युंजय महादेव में आए थे तो हमारा उनसे भी परिचय हुआ। तो प्रत्याशी एक दूसरे से कहीं कम नहीं है। और क्षेत्र में टक्कर की बात करूं तो लगातार टक्कर दोनों प्रत्याशियों के बीच बनी हुई है और कांटे की टक्कर है। और जहाँ तक हम पिंडर घाटी के जो नारायणबगड़ क्षेत्र की समस्याएं हैं उन समस्याओं पर आते हैं तो मुख्य समस्याएं कौन सी हैं जो हमारे जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो इनका निराकरण करने के लिए उनको मुख्य रूप से आगे आना चाहिए? और जो पिंडर घाटी की मुख्य समस्याएं पर हम चर्चा करते हैं। पिंडर घाटी की समस्याओं की बात करूं मैं तो ये भी कहूँगा कि बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि यहीं पे नारायणबगड़ में हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसकी कई वर्षों से हम बात करें तो इसको सामुदायिक करने के लिए इसके उच्चीकरण की बात आ रही है। इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है, उससे पूर्व कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रही है। आपदा के समय में स्वयं बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के भी मंत्री जी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि मैं इसको कर दूंगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है अभी तक उसका कोई उच्चीकरण नहीं हुआ है। विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं उनकी तैनाती नहीं हो पाई है। यहाँ का जो मरीज़ है सीधा आगे रेफ़र किया जा रहा है। जिस प्रकार बीच में कई बार हमारे मरीज़ों के साथ जो हमारे लोग हैं दुखद घटनाएं हो जा रही हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या हमारी यहाँ की बनी है। उसके पश्चात में तहसील 2016 में नारायणबगड़ को तहसील बना दिया गया है, लेकिन आज भी लगभग 8 साल हो गए हैं। तहसील भी आज कानूनगो के भवन से संचालित हो रहा है। कर्मचारियों की कमी लगातार बनी हुई है। आज भी हमको कई कार्यों के लिए थराली तहसील पर निर्भर होना पड़ता है। तो इस तहसील का फिर क्या औचित्य रह गया? तो कर्मचारी की नियुक्ति हो, प्रॉपर काम यहाँ से हो, जनता को थराली न जाना पड़े और यही उनका काम हो जाए। देखने में आ रहा है जंगली जानवरों का आने वाले टाइम में लोग खेती करना नहीं चाहते हैं। लोग पलायन का मुख्य एक कारण ये भी माना जा रहा है, उसको किस? जी, तो कहा जाता है कि 65% जो जनसंख्या है वो गाँवों में रहती है, लेकिन आजकल जो गाँव की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, एक बंदर हो गई
और सूअर हो गए। इसके अलावा अन्य प्रकार के जंगली जो जानवर हैं वो काश्तकारों की खेती को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस कारण काश्तकारों का जो मन है वो खेती से भटक रहा है और जिस कारण पलायन भी हो रहा है। यदि सरकार के पास कोई ठोस नीति इन जंगली जानवरों के लिए बन जाए, इस खेती बचाने के लिए हो जाए, तो काश्तकार अच्छा काम कर रहे हैं, पलायन भी रुकेगा और काश्तकारों की आमदनी भी होगी। और अन्य समस्याओं की अगर हम बात करें, 2013 में नारायणगढ़ में एक भीषण आपदा आई थी, जिसके कारण लगभग आधी जो मार्केट क्षेत्र था वहाँ से पलायन करके लोग देहरादून हो या अन्य स्थानों में पलायन कर गए थे, जिस कारण कहीं ना कहीं रोज़गार के साधन भी बाधित हुए हैं। और अब क्या स्थिति है उसके बाद, 2013 के बाद की आपदा के बाद, और वर्तमान में क्या देखते हैं आप? रोज़गार की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में रोज़गार एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी है और एक मुश्किल भी है। दरअसल मेरा ये मानना है कि सरकारों के द्वारा, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकारें हैं, छोटी छोटी यूनिटें, इकाइयाँ गांव क्षेत्रों में बनाई जाए, जिससे लोग रोज़गार से जुड़ेंगे। वैसे सरकारों के द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रम जैसे NRLM के माध्यम से, रीप के माध्यम से, FPO के माध्यम से किए जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा रिजल्ट उसका आ नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं नीतियों की कमी भी हो सकती है या काश्तकारों का उसके प्रति अरुचि भी हो सकती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ, जैसे विधायक निधि है, सांसद निधि है, अन्य हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनकी निधियाँ हैं, तो उनको एक यूनिट बनाकर, जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, हमारे घर गाँव में बुरांस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और उससे जूस हमारा बहुत बनता है, जिसकी देश और विदेशों में बहुत बड़ी डिमांड है। तो इसको प्रॉपर तरीके से बुरांस का दोहन किया जाए, जूस प्लांट लगाए जाएं, तो हमारे कई युवाओं को रोज़गार मिल सकता है। इसके पश्चात मैं घर गांव की बात करूं तो तिमला हमारे पास होता है, कोराल हमारे पास होता है, जिनको हम लिंकुड़ा भी पाया जाता है, तो उसका अचार हमारा बनता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें उससे बनती हैं। यदि सरकार के द्वारा उनको तवज्जो देकर छोटी छोटी इकाइयाँ और यूनिट लगाकर किया जाए तो निश्चित रूप से युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा और पलायन भी हमारा रुकेगा। जहाँ तक पलायन की हम बात करें, पलायन लगातार जैसे ही उत्तराखंड बना, उत्तराखंड बनने के बाद पलायन इतनी तेज़ी से बढ़ा, चाहे गाँव के गाँव खाली हो गए, और वर्तमान में लगातार जहाँ सरकार प्रत्येक गांव को सड़क मार्ग से जोड़े जाने का कार्य कर रही है, क्या ऐसा लगता है कि भविष्य में रिवर्स पलायन होगा? लोग जो पलायन कर चुके हैं वे अपने गाँव की तरफ आएंगे, या फिर लगातार फिर से पलायन होता जा रहा है? इसका कारण क्या है? जब से उत्तराखंड राज्य बना है उसके पश्चात बहुत ही तेज़ी से पलायन हुआ है और कोरोना काल में हमने देखा है कि कई लोगों ने रिवर्स पलायन भी किया। लेकिन जब हमारी उन लोगों से बात हुई, कई हमारे मित्र भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, हम उनसे लगातार पूछते हैं कि क्या है, तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं नहीं है, शिक्षा का उतना नहीं है जिस प्रकार शहरी क्षेत्रों में है। स्वास्थ्य की बात करें, सड़क की बात करें, तो वैसी सुविधाएं नहीं है कि जो मैदानी क्षेत्रों में हमारे पास है, तो जिस कारण लोग पलायन कर रहे हैं। यदि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सड़कों के क्षेत्र में कार्य किया जाए, हमारे ये कहना भी नहीं कि कार्य नहीं हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, लेकिन उस प्रकार तेज़ी से नहीं हो रहे हैं कि जिस प्रकार से होने चाहिए थे। तो सरकार यदि इस पर ध्यान दे तो रुक सकता है और काम हो सकता है। जहाँ तक देखा जाए तो लगातार विद्यालयों में छात्र संख्या घटती जा रही है, जबकि सरकार कई प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से कि ताकि छात्र संख्या बढ़े, लेकिन लगातार घटने के बाद स्कूल लगातार खाली हो रहे हैं, विद्यालय बंद होने के कगार पर हैं, नाम मात्र के छात्र हैं। इसका कारण क्या है? इसका तो मुख्य कारण मैं ये मानता हूँ, इसमें तो एक तो शिक्षा नीति का भी दोष है और दूसरा हम लोग भी, जो हम स्वयं पहाड़ी लोग हैं, हम भी पहाड़ में काम नहीं करना चाहते हैं। अब मैं बात करूं कि हर व्यक्ति सड़क के किनारे नज़दीक नौकरी करना चाहता है, लेकिन दूर जो दुर्गम है, जहां आने जाने की समस्याएं हैं, वहां कोई नौकरी नहीं करना चाहता। तो सरकार को, ये मेरा अपना मानना है कि सरकार को जो दुर्गम क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए किसी विशेष भत्ते का प्रावधान किया जाए, जिससे कि आदमी वहाँ नौकरी करे, तो ये हो सकता है। और
कई विद्यालय, मैं कल परसों ही देख रहा था ये फेसबुक पे, भंगोटा, हमारे यहाँ पे एक गांव है भंगोटा, वहाँ का विद्यालय भी कह रहे बंद हो चुका है। उससे कुछ साल पूर्व कवातीर में हमारा विद्यालय है वो भी बंद हुआ। तो विद्यालय लगातार बंद होते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक विद्यालय खोलने में कि बहुत प्रक्रिया लगती है, ज़मीन देखनी पड़ती है, बजट आता है, कई चीज़ें वहाँ पर बनती हैं, और बंद हो जा रहा था। ये तो बहुत दुर्भाग्य सर, हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और हमको भी थोड़ा सा इस मामले में जनता को भी आगे आना चाहिए, सरकारी विद्यालयों पे विश्वास करना चाहिए, और सरकार को भी अपनी नीतियों को कुछ इस प्रकार से बनाए कि सरकारी विद्यालय बंद न हो और लोगों का मन सरकारी विद्यालय के प्रति वो हो। मैं एक विद्यालय का उदाहरण देना चाहूँगा, राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय चोपता, कई बार जाने का मौका मिला। राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय नारायणबगड़, तो 2 विद्यालय हैं, तो अच्छे कार्य कर रहे हैं, और भी होंगे मेरी जानकारी में नहीं है। तो 2 विद्यालयों के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ संजय कंडारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप से लोकसभा चुनावों के बारे में हमें बताया, और हमारे क्षेत्र की, पिंडर घाटी के क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं और कैसे करके वो दूर हो सकती हैं, उसके बारे में विशेष चर्चा की। धन्यवाद कंडारी जी आपका, और आप सभी को भी जो आपने समय दिया है। बहुत